एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास के बारे में आइए डिस्कशन करते हैं। जैसे सोचो ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल को मैंने सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया, ये जैसा है वैसा ही रहे। ये सॉल्यूट का पार्टिकल है, जैसे मैंने सॉल्यूशन के अंदर डाला ये जैसा था वैसे ही रहे, तो इसे नॉर्मल बोलेंगे। लेकिन सोचो ये सॉल्यूशन के अंदर जाने के बाद जैसे ये सॉल्यूशन के अंदर गया ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, अब ये दो पार्ट का बन गया। तो क्या इसका मोलर मास उतना रह गया जितना है? नहीं, अब एक पार्टिकल का अपना मोलर मास हो गया। मैंने आपको बताया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करे, ना कि इस बात पे डिपेंड करे कि वो पार्टिकल का नेचर क्या है, उसका साइज क्या है। बस इस बात पे डिपेंड करेगा वो कौन सा कितने पार्टिकल्स हैं, साइज क्या है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले एक बड़ा सा पार्टिकल अकेले पार्टिकल था तो इसके अपना एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करा था। जैसे ये सॉल्यूशन के अंदर गया ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया तो इसकी वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो चेंज होगी ना बेटा। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो रही क्यों? क्योंकि इसका एक रिलेटिव मोलर मास जो कंपेयर करके आना चाहिए वो अलग आ रहा है। तो लिखेंगे when any electrolyte dissolve in the solution, when any electrolyte dissolve in the solution, it get dissociate or associate. It get dissociate or associate, comma, the molar mass get either lower or higher than expected. The molar mass will either lower or higher get than expected or normal value, expected or normal value. This molar mass is known as abnormal molar mass. This molar mass is known as abnormal molar mass. पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे It can be calculated in the form of want Hopf factor. It can be calculated in the form of want Hopf factor. It can be calculated in the form of want Hopf factor. हम वांट हॉफ फैक्टर के वजह से इसे कैलकुलेट करेंगे। अगली हेडिंग डालिएगा वांट हॉफ फैक्टर और लिखेंगे इसमें, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे वांट हॉफ फैक्टर को। और ये जो आई होगा ना बेटा, ये आई आपका होगा कि जैसे मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि ये पार्टिकल है, ध्यान सुनना, ये पार्टिकल है, ये पहले इतना था तो इसका अपना एक मोलर मास होगा x, मान लो इसका मोलर मास हुआ। जैसे ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया तो किसी एक का मोलर मास कितना होगा? अगर ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया तो एक का मोलर मास क्या हो गया? x/2। तो डिपेंड करता है ये कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है। जितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है इसीलिए इसी के हिसाब से हमें इसे पता करना होगा कि इसका मोलर मास कितना होगा। तो अगर आपके पास कोई नॉर्मल मोलर मास पता है पहले से, मान लो नॉर्मल मोलर मास आपके पास है, नॉर्मल मोलर मास का मतलब वो मोलर मास जो आप कैलकुलेट करने पे आपको मिलता है, और लेकिन एक्सपेरिमेंट के दौरान जो मोलर मास मिला वो अलग है, उसी को आप बोलते हो एबनॉर्मल मोलर मास। तो अगर आप नॉर्मल मोलर मास को एबनॉर्मल मोलर मास से डिवाइड कर दो, इससे जो आपको मिलेगा, जो वैल्यू मिलेगी उसी को हम आई बोलेंगे या वांट ऑफ फैक्टर बोलेंगे। ठीक है ना?
लेकिन बेटा एक बात बताओ, मोलर मास और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या रिलेशन है बताओ। जैसे अगर मैं आपसे कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ले लूँ, कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि डेल्टा पी ए बाई पी ए नॉट, तो आपने कहा था ये क्या है, एक्स बी के वैल्यू के इक्वल होता था, यही है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चेक करते हैं, अभी अभी आपने पाई की वैल्यू पढ़ा, तो पाई इक्वल्स टू क्या है, सी आर टी, यही है ना। तो यानी कि पाई दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बी बाई वी आर टी, यही हुआ। तो एन बी क्या होता है, मोलर नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है बेटा, गिवन मास बाई मोलर मास, यही ना। तो बताओ मोलर मास का और ऑस्मोटिक प्रेशर का रिलेशन डायरेक्टली है या इन्वर्सली, इन्वर्सली है। तो आप फाइनली बोलेंगे हर बार जब भी कभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात आई तो हर बार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा मोलर मास के। तो आप लिख लेंगे यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। और इस केस में बताओ मुझे, अगर मैं नॉर्मल मोलर मास ऊपर लिख रहा हूँ तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऊपर लिखूंगा, नॉर्मल या एब नॉर्मल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो अगर यहाँ पे नॉर्मल है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, एब नॉर्मल। तो यहाँ हो जाएगा एब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाई नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाई नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक और बात, मान लो पहले, ध्यान सुनो, पहले ये एक पार्टिकल था, अभी टूट करके दो पार्टिकल हो गया, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो आई की वैल्यू होती है नंबर ऑफ फाइनल पार्टिकल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पार्टिकल, एन एफ डिवाइडेड बाई एन आई। अब एन एफ क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। एन एफ की वैल्यू होती है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। एन आई की वैल्यू होता है नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। एन आई और एन एफ आपको पता चल गया। एन एफ आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल है, एन आई बिफोर डिसोसिएशन एसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल है। इधर देखो और बताओ बेटा, अगर मान लो मैंने NaCl को तोड़ा तो किस में तोड़ा, Na प्लस Cl माइनस में। पहले ही कितने पार्टिकल था, पहले कितना पार्टिकल था, एक। अभी कितने पार्टिकल हो गए, 2। तो आपने कहा कि सर Ni की वैल्यू 1 है और NF की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। तो I की वैल्यू कितनी हो गई, I की वैल्यू आ गई 2/1 यानी कि 2। अब सवाल है क्या हर बार I की वैल्यू 2 होगी ऐसे केस में, तो आंसर नहीं है। तो कब होगी ये भी जान लेते हैं। फॉर 100% डिसोसिएशन के केस में, डिसोसिएशन के केस में I की वैल्यू जो होगी वो N के इक्वल होगी। N का मतलब क्या हुआ, NF बाई NI। ये जो N की वैल्यू होती है उसे बोलते हैं NF बाई NI। ठीक, अब बताओ, लेकिन अगर 100% डिसोसिएशन, अब इसके केस में मान लो मैं ऐसे देखता हूँ, इनका मतलब N नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, या NF लिख दो डायरेक्ट, क्या दिक्कत है, या NF लिख दो। चलो अब बताओ, मान लो NaCl है, 100% डिसोसिएट हुआ तो Na प्लस Cl माइनस हुआ, तो इसके लिए I की वैल्यू क्या होगी बेटा, 2।
AlCl MgCl2 है मान लो, तो MgCl2 के लिए Mg + 2 Cl माइनस, बताओ इसके लिए कितने पार्टिकल, 2 Cl का और 1 Mg का, टोटल कितने हो जाएंगे, तो I की वैल्यू हो जाएगी 3। AlCl3 के केस में जल्दी बताओ, Al + 3 Cl माइनस, बताओ एक तो एल्यूमिनियम हो गया और 3 क्लोरीन, I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो आपने कहा I की वैल्यू हो गई 4। ओके, Al2SO4 का होल थ्राइस, जब ये टूटेगा तो आएगा 2Al + 3 + 3SO4 - 2, बताओ कितने पार्टिकल, 2 पार्टिकल एल्यूमिनियम के और 3 पार्टिकल SO4 - 2 के, तो कितने हो गए, I की वैल्यू हो गई 5। तो I 100% डिसोसिएशन के केस में I की वैल्यू NF के इक्वल होगा। NF का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। लेकिन अगर क्या हो अगर अगर मैं 100% डिसोसिएशन ना बोलूं बल्कि पार्शियल डिसोसिएशन करूं, फिर क्या होगा, आइए देखेंगे। पहले इसको नोट करें। नेक्स्ट है फॉर पार्शियल डिसोसिएशन। अच्छा, पार्शियल डिसोसिएशन और 100% डिसोसिएशन, पार्शियल डिसोसिएशन कब होगा, जब इलेक्ट्रोलाइट कैसा हो, स्ट्रॉन्ग या वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर मैं लिखता हूं तो आप कहेंगे देयर विल बी पार्शियल डिसोसिएशन अकर। उस केस में मान लेता हूं मेरे पास AN है, ये टूट करके Na में कन्वर्ट हो रहा है, तो एट टाइम t = 0 पे इसका एक पार्टिकल था और उसका क्या रहा होगा बेटा, 0 पार्टिकल, और इक्विलिब्रियम तक मैंने इंतज़ार किया और इसे टूटने दिया, तो इसमें से 1 - अल्फ़ा पार्टिकल डिसोसिएट हुआ। बताओ अगर इसका अल्फ़ा पार्टिकल डिसोसिएट हुआ तो इसका कितना पार्टिकल बनेगा, इसका एक पार्टिकल टूटने पे इसका n पार्टिकल बनता है, तो इसका अल्फ़ा टूटने पे इसका n अल्फ़ा बनेगा। ठीक है, अब आप मुझे बताइए इनिशियली Ni की वैल्यू कितना था, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कितना था 1, और फाइनली कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, 1 - अल्फ़ा ये बच गया, इधर कितना हुआ, तो बचा 1 - अल्फ़ा + n अल्फ़ा। डन। अब आप फटाफट मुझे बता दो कि I की वैल्यू क्या लिखूं मैं, I क्या होता है, NF / NI। NF कितने हैं बताओ, 1 - अल्फ़ा + n अल्फ़ा डिवाइडेड बाई, बोलो 1। अब मैंने उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, तो I दिस इज इक्वल्स टू 1 - अल्फ़ा कॉमन करो, बताओ क्या बचेगा, अल्फ़ा कॉमन कर लिया तो बचा क्या, इधर क्या बचा, पहले फिर से बताओ, माइनस अल्फ़ा कॉमन किया या प्लस अल्फ़ा कॉमन किया, तो मैं चलो प्लस अल्फ़ा कॉमन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे बचा है -1 और यहाँ पे बचा n, तो क्या हो जाएगा n - 1। अब जल्दी से मुझे बताओ अल्फ़ा n - 1 की जो वैल्यू है, क्या ये I - 1 के इक्वल हो जाएगा या नहीं, अल्फ़ा की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी, I - 1 डिवाइडेड बाई n - 1, वेयर अल्फ़ा क्या है बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, I क्या है बताओ, वांट हाफ फैक्टर, n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ प्रोडक्ट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये किसके लिए हो गया, डिसोसिएशन के केस में। सेम इसी तरीके से अगर एसोसिएशन हुआ तो क्या होगा, फॉर 100% एसोसिएशन,
100% एसोसिएशन के केस में I की वैल्यू 1/n हो जाएगी, वेयर n इक्वल्स टू 2 अगर है तो ये रहेगा डाइमर के केस में। या मैं लिख देता हूँ, डाइमर के केस में n की वैल्यू 2 होगी, ट्राइमर के केस में n की वैल्यू 3 होगी, टेट्रामर के केस में n की वैल्यू 4 होगी। वो डिपेंड करता है क्या बनेगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे CH3COOH का जब 2 मोल आपस में मिलता है तो बनता है CH3COO का होल ट्वाइस। अब बताओ ये डाइमर है या ट्राइमर है या टेट्रामर है? डाइमर है, 2 पार्टिकल आपस में मिल रहे तो क्या बन गया? डाइमर है। तो इसकी केस में I की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2। n की वैल्यू 2 हो गई और I की वैल्यू 1/2 हो गई। ये 100% एसोसिएशन के केस में होगा। लेकिन क्या हो अगर 100% एसोसिएशन के बजाय पार्शियल एसोसिएशन हमारे पास हो, यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे हो? तो पहले इसको नोट करेंगे, फिर पार्शियल एसोसिएशन के केस में इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। आइए पार्शियल एसोसिएशन देख लेते हैं। ये 100% एसोसिएशन है फॉर पार्शियल एसोसिएशन। पार्शियल एसोसिएशन के केस में इसी जो रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले लिखा था उसी को मैं पलट दूं तो डिसोसिएशन एसोसिएशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे एन बना रहा है, यानी इसका n मोल, इसका 1 मोल बना रहा है। हम रिएक्शन को थोड़ा और आसान करने के लिए n से डिवाइड कर देते हैं तो आ जाएगा 1/n AN। मैंने रिएक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया ताकि मेरे लिए आसान रहे। एट टाइम t=0 इसका 1 मोल लेके चला, उस टाइम पे ये क्या रहा होगा? 0। बताओ Ni क्या हो जाएगा? 1। लेकिन एट इक्विलिब्रियम तक हमने इसका 1 माइनस अल्फ़ा किया। अब बताओ ये कितना बनेगा? क्या इस बार अल्फ़ा/n हो जाएगा? तो आपने कहा ठीक, अल्फ़ा/n हो गया। पिछली बार n अल्फ़ा हो रहा था, इस बार अल्फ़ा/n हो गया। तो बताओ NF की वैल्यू कितनी हो गई? 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा/n। अब आपने कहा सर I की जो वैल्यू हो जाएगी वो होता है NF/Ni। इसका मतलब 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा/n। थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। I=1 प्लस अल्फ़ा को कॉमन कर लिया तो 1/n माइनस 1 आ गया। तो मैंने कहा I दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस, तो अल्फ़ा यहाँ पे आ गया 1 माइनस n/n। ठीक है, थोड़ा और मॉडिफाई किया तो आ गया, इधर आ गया I-1 दिस इज इक्वल्स टू, इधर आ गया अल्फ़ा 1 माइनस n/n। तो अगर मैं थोड़ा मॉडिफाई करूँ तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी Ni-1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस n। यह आपके पार्शियल एसोसिएशन के लिए फॉर्मूला है। अब इस तरीके से मैं I की वैल्यू निकाल लूँगा हर जगह से। तो चाहे भैया पार्शियल एसोसिएशन हो, चाहे 100% एसोसिएशन हो, चाहे पार्शियल डिसोसिएशन हो या 100% डिसोसिएशन हो, उन सब के केस में मैं I की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगा। और जैसे मैं I की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा हमारा इलेक्ट्रोलाइट के केस में सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बदल जाएंगे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज फॉर इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको आप डेल्टा PA0 डिवाइडेड बाई PA0 लिखते हो। ये पहले XB हुआ करता था, अब इसकी वैल्यू हो जाएगी I इंटू XB।
नेक्स्ट है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी, दिस इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम, के बी इंटू एम हुआ करता था, अब ये हो जाएगा आई इंटू के बी इंटू 1 एम, सिर्फ आई आगे लग जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला आपने देखा, डेल्टा टी एफ दिस इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम हुआ करता था, अब बस क्या लग जाएगा आगे आई, तो आई इंटू के एफ इंटू एम हो जाएगा। सेम ऐसे ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी की वैल्यू होती थी पाई इक्वल्स टू सी आर टी, अब क्या हो जाएगा आई सी आर टी। ठीक, बताओ बेटा, डिसोसिएशन के केस में आई की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी होगी, एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू क्या होगी लेस देन 1, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में आई की वैल्यू किसके इक्वल होगी 1। ये रहा आपका पूरा चैप्टर। अब फाइनली हम लोग एक बार इसका समरी के लिखेंगे। अभी तक इस पूरे चैप्टर में जितने फॉर्मूले हम लोगों ने यूज किए हैं, सारे फॉर्मूले को एक जगह पे कलेक्ट करके एक फॉर्मूला सीट तैयार करेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो कौन सा फॉर्मूला लगाना हमें बार बार पेज पलटने की ज़रूरत ना पड़े, एक सामने एक सीट मिल जाए जिसको आप अपने घर में जा कर के जहाँ पढ़ते वहाँ चिपका सको या अपने पेज पे लिख सको। ठीक है, तो फाइनली हम लोग इस पूरे चैप्टर का फॉर्मूला सीट बनाने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आप लोग इसको आराम से नोट कर लीजिए। चलिए, क्विक रिवीजन है, फॉर्मूला सीट आप लोग लिख लीजिए। इस पूरे चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूले यूज हैं बताओ बेटा। सबसे पहले इस पूरे चैप्टर में आपने सबसे पहले कौन सा लॉ पढ़ा था, सारे लॉज बता दो। हेनरीज लॉ था, हेनरीज लॉ किसके लिए था बताओ, किसके लिए एप्लीकेबल था? ये गैस इन गैस के लिए, क्या यही था, या गैस इन लिक्विड के लिए था? भूल गए तुम लोग सब, गैस इन लिक्विड के लिए था। हेनरीज लॉ किसके लिए था? गैस इन लिक्विड के लिए। फॉर्मूला का था, क्या था बेटा हेनरीज लॉ के? पी ए दिस इज इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स ए, यही था। चलो दूसरा क्या था बेटा? राउल्ट्स लॉ, जल्दी बताओ, ये किसके लिए था? लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड के लिए था। फॉर्मूला क्या था इसका? पी ए इक्वल्स टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, पी बी इक्वल्स टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी, पी टोटल दिस इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, या पी टोटल का एक और फॉर्मूला डायरेक्ट था, क्या था बेटा? याद है किसी को? बताओ बताओ बताओ। पी बी की जगह हमने याद करो, इसके पी ए की जगह हमने लिखा था पी ए नॉट इंटू एक्स ए, और एक्स की जगह 1 माइनस एक्स बी लिखा था, तो एक फाइनल फार्मूला क्रिएट किया था। हाँ, पी नॉट ए प्लस एक्स बी, बताओ बेटा, पी नॉट बी माइनस, क्या यही था? देख लो एक बार, मैच करा लो, पक्का ना? याद है तुम लोग? सामने ही है, बहुत सही।
ओके, तो ये आपका कौन सा लॉ हो गया? रॉल्स लॉ। फिर उसके बाद कौन सा लॉ था? डाल्टन्स लॉ। बताओ डाल्टन्स लॉ के किसके लिए था? गैस इन गैस, गैस इन गैस के लिए था। फॉर्मूला क्या था इसका? पी ए इक्वल्स टू पी टोटल इंटू वाई ए। ठीक है, अब बताओ आइडियल सॉल्यूशन क्या था? आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू क्या थी? डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू 0। डी ए इक्वल्स टू डी बी बी, दिस इज इक्वल्स टू डी ए बी। एफ ए दिस इक्वल्स टू एफ बी बी, दिस इक्वल्स टू एफ ए बी। ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए था। ओके, दूसरा पॉजिटिव डेविएशन के लिए बताओ। बताओ बेटा, पॉजिटिव डेविएशन के केस में क्या था? डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू ग्रेटर देन 0, डेल्टा एच मिक्सिंग दिस इज ग्रेटर देन 0। अब बताओ फोर्स बढ़ जाता था या कम हो जाता था? F कम हो जाता था, तभी तो डिस्टेंस बढ़ता था पॉजिटिव डिस्टेंस। एफ ए बी इज लेस देन एफ ए ए और एफ बी बी, और डिस्टेंस डी ए बी इज ग्रेटर देन डी ए ए और डी बी बी। बाकी सारी चीज़ें चेंज हो जाती थी। क्या? पी ए की जो वैल्यू आती थी दिस इज ग्रेटर दैन पी ए नॉट इंटू एक्स ए। पी बी की जो वैल्यू थी ग्रेटर दैन पी बी नॉट इंटू एक्स बी। पी टोटल की वैल्यू ग्रेटर दैन पी ए प्लस पी बी थी। ये आ गया पॉजिटिव डेविएशन। एक और बात लास्ट में बता दो, पॉजिटिव डेविएशन में कौन सा एजियोट्रॉप बनता था? मिनिमम बॉइलिंग या मैक्सिमम बॉइलिंग? क्या हो गया? मिनिमम बॉइलिंग। पॉजिटिव डेविएशन के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया ना, तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। चलो, अब नेगेटिव डेविएशन। फटाफट बता दो बेटा। डेल्टा वी मिक्सिंग इज लेस देन 0, डेल्टा एच मिक्सिंग इज लेस देन 0, एफ ए बी इज ग्रेटर देन एफ ए ए और एफ बी बी, डी ए बी इज लेस देन डी ए ए और डी बी बी, पी ए इज लेस देन पी ए नॉट इंटू एक्स ए, पी बी इज लेस देन पी बी नॉट इंटू एक्स बी, पी टोटल इज लेस देन पी ए प्लस पी बी। बताओ बेटा कौन सा, मिनिमम बॉइलिंग या मैक्सिमम बॉइलिंग? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। नेक्स्ट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डेल्टा पी ए नॉट डेल्टा पी ए इक्वल्स डिवाइडेड बाई पी ए नॉट, दिस इज इक्वल्स टू पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट, दिस इक्वल्स टू आई इंटू
XB. This is also equals to I into NB by NA. NB क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और Na क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट रिलेटिव। उसके बाद आया डेल्टा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TB, दिस इज इक्वल्स टू I इंटू KB इंटू M। M क्या है? मोलैलिटी। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा TF I इंटू KF इंटू M। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, दिस इज इक्वल्स टू पाई इक्वल्स टू I इंटू C इंटू R इंटू T। फॉर इलेक्ट्रोलाइट, फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, I इक्वल्स टू 1। एग्जाम्पल है ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया एक्सेट्रा। ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया एक्सेट्रा, ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट। फॉर इलेक्ट्रोलाइट, डिसोसिएशन के केस में, फॉर इलेक्ट्रोलाइट I डज नॉट इक्वल्स टू 1। अब डिसोसिएशन के केस में I इज़ ग्रेटर देन 1। एसोसिएशन के केस में I इज़ लेस देन 1। फॉर बताओ, फॉर 100% डिसोसिएशन I इक्वल्स टू NF। फॉर 100% एसोसिएशन I इक्वल्स टू 1 by NF। इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। ओके, फॉर पार्शियल डिसोसिएशन, पार्शियल डिसोसिएशन के लिए ज़रा मुझे बताओ अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी? अभी भी निकाला था अल्फ़ा की वैल्यू पार्शियल डिसोसिएशन I-1 डिवाइडेड बाई N-1 फॉर पार्शियल एसोसिएशन। बताओ अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी बेटा? Ni-1 अपॉन 1 माइनस n। ये रहा आपका पूरा, एक ही पेज में पूरा का पूरा चैप्टर। आप ध्यान से देखेंगे और इस पूरे चैप्टर में जो भी आपको फॉर्मूला यूज करना है आप यूज कीजिए। क्वेश्चन को देखते हुए फॉर्मूला भी मॉडिफाई होगा, तो इसलिए इस बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे।
इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे। और सारे फॉर्मूले कंठस्थ होने चाहिए। कंठस्थ मतलब समझते हो क्या? लर्न होने चाहिए, सारे फॉर्मूले लर्न होना चाहिए। अगर आप कोई भी फॉर्मूला आपसे नहीं हो पा रहा तो उसको बार बार लिखो और ये पेज ले जा कर के वहाँ चिपका देना जहाँ पे आप लोग पढ़ाई करते हो। इस पूरे चैप्टर का पूरा फॉर्मूला आपको रटा होना चाहिए। फिर से बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले आपसे पूछे जाएंगे और एक रैंडम क्विज होगा सिर्फ फॉर्मूले के ऊपर। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।